हे वांगशन फैमिली, वेलकम बैक गाइस। फैन फिक्शन पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कल मैंने चैप्टर में एक मिस्टेक कर दी। गलती से मैंने वेन्निंग को अल्फ़ा कह दिया, जबकि वेन्निंग अल्फ़ा नहीं बल्कि एक क्यूट सा लिटिल ओमेगा है। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। विंग फाइनली चाइना के लिए निकल चुका था। ना चाहते हुए भी विंग को फिर से चाइना जाना पड़ रहा था, क्योंकि विंग को उसके मदर का मैसेज आया था कि उसके फादर सीरियस इलनेस से सफ़र कर रहे हैं और वो विंग को एक बार देखना चाहते हैं। विंग ना चाहते हुए भी इसी मैसेज को पढ़कर चाइना के लिए अकेला निकल चुका था। नी मिंजू, मेंग याओ, नी हुसैन, वेन्निंग ये चारों भी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि विंग फिर से अपने उस पेनफुल पास्ट में जाए, पर उनके पास भी कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि बात इस बार विंग के फादर की थी। विंग जो अक्सर अपनी कंट्री वापस आने के लिए हद से ज़्यादा एक्साइटेड होता था, आज उस पर्सन में अपनी कंट्री लौटने की कोई भी एक्साइटमेंट नहीं थी। इनफैक्ट विंग बहुत बेमन से और मजबूरी में चाइना वापस जा रहा था। कुछ हादसे सच में ज़िंदगी को पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। विंग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। 2 साल पहले जब चाइना एयरपोर्ट से विंग यूएस के लिए नी हुसैन के साथ निकला था, तभी विंग ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो वापस कभी भी चाइना नहीं आएगा। लेकिन आज उसकी मजबूरी, या यूँ कहा जाए उसकी डेस्टिनी, फिर से उसे एक बार चाइना खींच के लाई थी। खैर, कुछ ही देर बाद विंग की फ्लाइट चाइना एयरपोर्ट पर लैंड करती है। जैसे ही विंग एयरपोर्ट पर आता है, वो सबसे पहले अपने मोबाइल को एयरप्लेन मोड से बाहर निकालता है और तुरंत ही नी मिंजू को कॉल कर देता है और उन्हें ये इन्फॉर्म कर देता है कि वो सेफली चाइना पहुंच चुका है। नी मिंजू से थोड़ी देर तक बात करने के बाद विंग बाकी नोटिफिकेशंस को चेक करने लगता है। वो वैसे ही अपना मोबाइल स्क्रॉल करते हुए बाहर की तरफ आ रहा था। विंग की नोटिफिकेशन में एक मैसेज उसके मदर का भी था, जिन्होंने उसे इन्फॉर्म किया था कि वे मिन ई, जियांग चैंग और यान ली ये तीनों भी विंग को एयरपोर्ट पे पिक करने आने वाले हैं। विंग ने उस मैसेज को बस सीन किया था और वैसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि सच तो यह था कि विंग को अब इन चीज़ों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। विंग बिना किसी को देखे सीधा एयरपोर्ट से बाहर आ जाता है। एयरपोर्ट के बाहर ऑलरेडी नी मिंजू ने विंग के लिए सारी चीज़ों का अरेंजमेंट कर दिया था। एक पर्सन विंग के पास आता है और वो विंग के लगेज को लेकर कार में रख देता है। विंग जानता था कि नी मिंजू ने उसके लिए ऑलरेडी कार का इंतज़ाम करके रखा है। वो पर्सन विंग को कार में बिठा देता है और विंग करीबन 2 घंटे की लॉन्ग ड्राइव के बाद एक बड़े से बिल्डिंग के सामने था। वो पर्सन विंग को वहाँ छोड़ देता है। जैसे ही विंग वहाँ पहुँचा था, विंग के पास 2 पर्सन्स भागते हुए आते हैं और वो विंग का लगेज कैरी कर लेते हैं और विंग को अपने साथ अंदर लेके जाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ही देर बाद विंग उस बड़ी से बिल्डिंग की एक अपार्टमेंट में था। ये अपार्टमेंट किसी और का नहीं बल्कि नी हुसैन का था। नी हुसैन जब पिछली बार 2 साल पहले चाइना में आया था, तब वो इसी अपार्टमेंट में स्टे कर रहा था। विंग इस अपार्टमेंट से अच्छी तरीके से वाकिफ था, क्योंकि नी मिंजू जब यहाँ रहता था तब विंग अक्सर उससे मिलने यहाँ आया करता था। नी मिंजू ने विंग के लिए ऑलरेडी 2 सर्वेंट्स हायर कर लिए थे। वही 2 सर्वेंट्स विंग को अपार्टमेंट के अंदर लेके जाते हैं और उसे रूम में जाके फ्रेश होने के लिए कह देते हैं। विंग तुरंत नोट करता है और वो अंदर की तरफ चला जाता है। वो सर्वेंट्स तब तक विंग का फूड प्रिपेयर करने लगते हैं। कुछ ही देर बाद विंग डाइनिंग एरिया की तरफ आ जाता है। उन सर्वेंट्स ने ऑलरेडी विंग का फूड टेबल पे अरेंज करके रख दिया था। नाइट का वक्त था, इसीलिए विंग उन दोनों की तरफ देखता है और उन्हें जाने के लिए कह देता है। वो सर्वेंट नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो अभी अपने फूड का फर्स्ट बाइट लेने ही वाला था, तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। डिस्प्ले पर नाम देखकर विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और अपने फूड बाइट को वैसे ही नीचे रख देता है और सबसे पहले कॉल को पिक कर लेता है।
सामने वाले पर्सन की बिना कोई बात सुने विंग सीधा रिप्लाई करते हुए कहता है, मैं कल घर आ जाऊंगा। इतना बोलकर विंग बिना सुने कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है और बाद में अपने फूड को एंजॉय करता है। विंग फूड को एंजॉय करते हुए ही नी मिंजू, मैंग्याओ, नी हुसैन और वेन्निंग इन चारों से भी वीडियो कॉल पर बात भी कर रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली विंग को सबके साथ खाने की आदत थी, तो अकेले तो उसे खाना जाने वाला नहीं था। इसीलिए उसने ऑलरेडी सबको कॉल करके सबको कनेक्ट कर लिया था और हैप्पीली वो सबसे बात करते हुए फूड एंजॉय कर रहा था। बाकी सब भी विंग को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर बाद जब विंग का फूड फिनिश हो जाता है तब वो सीधा अपने बेडरूम में जाता है और बालकनी में खड़ा हो जाता है। विंग बहुत देर तक मून की तरफ देख रहा था, साथ ही उस ठंडी हवा को महसूस कर रहा था। करीबन 2 घंटे बाद विंग वापस से बेडरूम में आता है और सीधा सो जाता है। दूसरे दिन मॉर्निंग, विंग हमेशा की तरह लगभग 10 बजे उठता है। वो उठते ही सीधा नीमिंजू को कॉल करता है और उन्हें फिर से अपनी बातों से तंग करने लगता है। कुछ देर बाद नीमिंजू विंग को फ्रेश होने का कहकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। विंग जाकर फ्रेश होता है और वो बाहर जाता है, जहां ऑलरेडी विंग के सर्वेंट्स ने विंग के लिए फूड भी रेडी कर दिया था और अपार्टमेंट की क्लीनिंग भी कर दी थी। विंग फूड एंजॉय करता है और जब विंग का फूड फिनिश हो जाता है तब उन दोनों में से एक सर्वेंट विंग को कार कीज देता है और कहता है कि नीमिंजू सर ने कहा है आपको कार कीज देने के लिए। विंग नोट करता है और उन सर्वेंट्स को घर का ख्याल रखने का कहकर सीधा बाहर चला जाता है। विंग कुछ देर चाइना की सड़कों पर बस एवे घूम रहा था, क्योंकि विंग की इस शहर से, इस कंट्री से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। विंग अपने घर से करीबन 11 बजे निकला था और अभी 2 बज चुके थे। विंग एक बड़े से मेंशन के सामने अपनी कार को रोकता है और अपने फेस को बाहर निकालता है। जैसे ही उस मेंशन के गार्ड्स को वो ब्यूटीफुल एंजेलिक फेस नजर आता है, वो तुरंत ही विंग को बो करते हैं और साथ ही उसके लिए गेट को ओपन कर देते हैं। विंग कार को मेंशन के अंदर पार्क कर देता है और एक डीप ब्रीथ लेता है। वो वैसे ही तुरंत नीमिंजू को कॉल करता है और उनसे बातें करने लगता है। नीमिंजू, मैंग्याओ, वेन्निंग और नी हुसैन ये चारों भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे थे और वो विंग को लगातार शांत रहने के लिए और स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कह रहे थे। खासकर नीमिंजू विंग के लिए हद से ज़्यादा परेशान थे, इसीलिए वो विंग को समझा रहे थे कि उसे किसी भी तरीके से अपने आप पर कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को ज़्यादा शो नहीं करना और मोस्ट इम्पॉर्टेंट विंग को कमज़ोर नहीं गिरना है। विंग सबसे जब बात करता है तब उसे थोड़ा रिलैक्स फील होता है। विंग कुछ देर बाद कार से नीचे उतरता है और एक डीप ब्रेथ लेता है। विंग ने फुल्ली बिजनेस अटायर डाल के रखा था, मतलब विंग इन क्लोथ्स में बिल्कुल मैच्योर पर्सन लग रहा था। आईज को सनग्लासेस से ढक के रखा था और फेस पर बिल्कुल कोल्ड लुक। विंग मेंशन के अंदर जाना स्टार्ट कर देता है। विंग जैसे ही उस मेंशन के डोर पर पहुंचता है, वो वहां से ही उस पूरे मेंशन में अपनी नजरें दौड़ाने लगता है। जैसे ही वहां की सर्वेंट्स विंग को देखती है, वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, यंग मास्टर आ गए, यंग मास्टर आ गए। उन सब के फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी और विंग के यहाँ आने से पूरा माहौल जैसे हैप्पीनेस से भर चुका था, पर यह हैप्पीनेस विंग के फेस पर बिल्कुल नहीं थी। विंग अभी भी मेंशन के डोर पर ही खड़ा था। कुछ ही देर बाद एक मिडिल एज लेडी विंग की तरफ भागते हुए आने लगती है। ये कोई और नहीं बल्कि कांसे सरन थी, जो विंग की मदर थी। उसके पीछे से ही एक यंग गर्ल जो विंग की अडॉप्टेड सिस्टर थी, वो भी अपने फेस पर स्माइल लिए विंग की तरफ आ रही थी। कांसे सरन
विंग के सामने खड़ी हो जाती हैं और कुछ देर तक विंग को देखने के बाद वो जैसे ही विंग को हक करने वाली थी, विंग अपने कदमों को पीछे की तरफ ले लेता है। कांसे सरन, जिसके फेस पर स्माइल थी, वो विंग का ये एक्शन देखकर कहीं ना कहीं अपसेट हो चुकी थी, पर वो जानती थी इसका रीज़न, इसीलिए वो विंग को अंदर इन्वाइट करती है। विंग उसी कोल्ड और फ्रोन लुक के साथ अंदर की तरफ एंटर करता है। मिन ई भी विंग से बात करना चाहती थी, पर इस बार विंग का ऑरा इतना ज़्यादा कोल्ड था कि ऑब्वियसली विंग हर किसी को डरा रहा था। विंग, कांसे सरन और मिन ई तीनों भी मेंशन के अंदर आ जाते हैं। विंग कांसे सरन की तरफ देखता है और अपनी रूड वॉइस में कहता है, कहा है वो। कांसे सरन, जो फर्स्ट टाइम अपने बेटे की इतनी कोल्ड वॉइस सुन रही थी, वो अपने हार्ट में हद से ज़्यादा पेन फील कर रही थी, पर फिर भी वो एक डीप ब्रेथ लेती है और विंग की तरफ सॉफ्टली स्माइल करते हुए देखते हुए सॉफ्ट वॉइस में ही कहती है, हमारे बेडरूम में। विंग नोट करता है और तुरंत बेडरूम की तरफ निकल जाता है। विंग बेडरूम के डोर को ओपन करता है और अंदर की तरफ चला जाता है, जहाँ बेड पर एक पर्सन शांति से लेटा हुआ था। विंग उस पर्सन के पास जाता है और साइड में बेड पर बैठ जाता है। उस पर्सन की बॉडी से बहुत सारी मशीन्स अटैच थी, जो उस पर्सन की हेल्थ इश्यू को इंडिकेट कर रही थी। विंग के पीछे पीछे कांसे सरन और मिन ई भी आ चुके थे। विंग एक साइड में खड़ा था, वो बस उस पर्सन की तरफ देख रहा था, अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के पास फोल्ड किए। उसके फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था। कांसे सरन वी चांसे के पास जाती हैं और उनके हेड पर सॉफ्टली हैंड्स को रफल करते हुए कहती हैं, आपका बेटा आ चुका है, प्लीज़ अपनी आंखों को ओपन करो। ये सुनते ही वो पर्सन जो बेड पर लेटा हुआ था और जो विंग का फादर था, वो अपनी आइज़ को ओपन करता है और सबसे पहले उसकी नज़र अपनी वाइफ पर जाती है। कांसे सरन तुरंत ही उन दोनों के बीच से हट जाती हैं और अब वी चांद से विंग को क्लियरली देख सकते थे। जैसे ही विंग अपने फादर को अपनी तरफ देखते हुए देखता है, वो तुरंत ही उनके थोड़ा करीब चला जाता है। वी चांद से विंग की तरफ हाथ बढ़ाने लगते हैं। विंग, जो जानता था कि उसके फादर की कंडीशन अभी फ़िलहाल ठीक नहीं है, तो वो भी बिना किसी रिजेक्शन के जाकर अपने फादर के पास बैठ जाता है। साथ ही उनके दोनों हाथों को अपने हाथों के बीच में होल्ड कर लेता है। वी चांद से, जिनकी आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि 2 साल से वो अपने बेटे को देखने के लिए तरस रहे थे। वी चांद से विंग की तरफ देखते हैं और उसके हाथ से अपना एक हाथ छुड़ाते हुए ऑक्सीजन मास्क को निकालने की कोशिश करने लगते हैं। विंग उन्हें ऐसा करने से रोकते हुए अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, ऐसा मत कीजिए, आपको हार्म हो सकता है। वी चांद से, जिनकी आंखों में आंसू आ चुके थे और वो विंग की तरफ ही देख रहे थे, वो विंग के हाथों को बहुत टाइटली पकड़ते हैं और उसे अपने पास आने का इशारा करते हैं। ना चाहते हुए भी विंग अपने फादर के पास जाता है और वी चांद से उसी सिचुएशन में विंग को हक कर लेते हैं। ये देखकर कांसे सरन की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। विंग कुछ देर वैसे ही अपने फादर के पास रुकता है और बाद में वो अपने फादर को सुला देता है, उन्हें ये अश्योर करके कि विंग फिर से उनसे मिलने ज़रूर आएगा। वी चांद से ये सुनकर फाइनली सो जाते हैं। विंग रूम से बाहर आता है और रूम के डोर को लॉक कर लेता है और वो नीचे की तरफ जाने लगता है, क्योंकि अब विंग का यहाँ वर्क हो चुका था, इसीलिए उसे अब इस मेंशन में रहना सही नहीं लग रहा था। कांसे सरन विंग को रोकते हुए कहती हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो आप? विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और पीछे की तरफ मुड़ जाता है। वो कांसे सरन की तरफ देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अपने घर जा रहा हूँ। ये सुनकर कांसे सरन विंग की तरफ सॉफ्ट एक्सप्रेशन से देखते हुए कहती है, पर ये भी तो आपका घर है ना, आप यहाँ क्यों नहीं रुकते? और आप कल रात को कहाँ चले गए थे? आपको पिक करने के लिए मिनी और जियांग चैंग यानली आए थे, पर आप उन्हें एयरपोर्ट पे मिले ही नहीं, और रात भर भी आप कहाँ थे?
विंग एक डीप ब्रेथ लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये जानने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है मिस्टर वे। सॉरी मिस वे, आप चाहती थी कि आपके हस्बैंड से मिलने मैं यहाँ आऊँ, तो मैं आ चुका हूँ, उनसे मिल भी चुका हूँ। डोंट वरी, मैं 10 दिन तक चाइना में ही हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट हर रोज़ उनसे मिलने आने की कोशिश करूँगा। पर यहाँ रुकूँगा, ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए, मुझे फ़िलहाल निकलना होगा। इतना बोलकर विंग वहाँ से जाने के लिए मुड़ जाता है और अपने प्यारे बेटे के मुंह से मिसेस वी सुनकर कांसेसरन बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। इनफैक्ट उनकी आंखों में आंसू आ चुके थे और वो विंग के पास भागते हुए जाती है और विंग के हाथ को पकड़ते हुए विंग को सॉफ्ट पर रुआसी वॉइस में कहती है, विंग बेटा आप अब तक नाराज़ हो। विंग तुरंत ही अपने मदर के हाथ से अपना हाथ पीछे की तरफ खींचते हुए कहता है, अगर मैं नाराज़ होता तो यहाँ आता ही नहीं, आ चुका हूँ तो अपना काम करके वापस चला जाऊँगा। वैसे भी किसी ने मुझसे कहा था कि अब से ये घर मेरा नहीं है, तो मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ। जो घर मेरा है मैं वही रह रहा हूँ। बस आपने मुझ पर जो एहसान किए हैं उस एहसान की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। आई होप कि आप मुझसे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखेंगी जैसे 2 साल पहले नहीं रखी थी। खैर मुझे अब चलना चाहिए। इतना बोलकर विंग वहाँ से बिना आगे की बात सुने आगे की तरफ चलने लगता है। कांसेसरन विंग के सामने आकर उसका रोड ब्लॉक करते हुए कहती है, विंग तुम हमारे बेटे हो, इस वी एम्पायर के तुम ओनर हो। तब सिचुएशन ऐसी थी इसीलिए सबने तुमसे वैसा बर्ताव किया था, पर अब तो ये सब भूल जाओ ना। जो हुआ उसे 2 साल बीत चुके हैं। तुम अभी भी अपने मॉम डैड से अपसेट हो। बेटा वो सारी बातें भूल जाओ। मैंने आज तुम्हारी आने की खुशी में छोटी सी पार्टी थ्रो की है जिसमें हर कोई आने वाला है। फिर से सब तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तुम यही रहो ना, ये तुम्हारा घर है अभी तक। ऐसे नाराज़ होते नहीं है बेटा। विंग कांसेसरन की तरफ देखता है और एक मॉकिंग स्माइल के साथ कहता है, क्या बात है, सब आज मुझसे मिलने के लिए एक्साइटेड है। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता। इवन मैं किसी की शक्ल तक देखना नहीं चाहता हूँ। यहाँ आना मेरी मर्जी नहीं है। बस उस बेडरूम में जो पर्सन लेटा हुआ है ना, उसके एहसानों की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ और अगले 10 दिन तक बस उन्हीं एहसानों को चुकाने के लिए मैं हर रोज़ यहाँ आने वाला हूँ। उससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद मत रखना। इतना बोलकर विंग कांसेसरन को क्रॉस करते हुए सीधा एग्जिट की तरफ चला जाता है। अपने प्यारे बेटे की इतनी कोल्ड और हार्श वॉइस सुनकर कांसेसरन हद से ज़्यादा अपसेट हो चुकी थी। इनफैक्ट वो बहुत ज़ोर से रोने लगी थी। तुरंत ही मिन ई कांसेसरन के पास आती हैं और उसे कंसोल करने लगती हैं। वही विंग अपनी मॉम को रोता हुआ छोड़कर आगे बढ़ चुका था। वो तुरंत ही पार्किंग एरिया में जाता है और अपनी कार को पिक करता है और मैंशन के बाहर चला जाता है। विंग मैंशन से बहुत दूरी पर आ चुका था। वो तुरंत ही अपने कार को रोड साइड रोकता है और नी मिंजू को कॉल कर देता है। नी मिंजू जो विंग की कॉल का ही इंतज़ार कर रहे थे, वो तुरंत ही विंग की कॉल को पिक कर लेते हैं। विंग मैंशन में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ नी मिंजू को बता देता है। नी मिंजू जो विंग की सिचुएशन को जानते थे वो विंग को बस कंसोल ही कर सकते थे। साथ ही नी मिंजू विंग को थोड़ा डांट भी देते हैं क्योंकि नी मिंजू को विंग ने यह बताया था कि उसने अपने मॉम डैड को मॉम डैड ना कहते हुए सीधा मिस्टर वे और मिसेस वे कहा। नी मिंजू ये बिल्कुल नहीं चाहते थे क्योंकि ऑब्वियसली वो जानते थे कि विंग अपने मॉम डैड से हद से ज़्यादा प्यार करता है। भले ही कुछ भी हुआ हो, लेकिन विंग का उनके लिए इतना हार्श बिहेव सही नहीं था। पर विंग की बातें भी कुछ सही थी, इसीलिए नी मिंजू भी विंग को किसी भी बात के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करते और विंग को बस कंसोल करके कॉल को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। विंग जो करीबन 1 घंटे तक वे मैंशन में रुका था और उसके बाद आफ्टरनून
3 o'clock से लेकर वो सीधा 10 o'clock तक, मतलब रात तक वो बाहर ही था। वो चाइना की रोड पर बस अपनी कार को भगा रहा था और जो भी उसकी ब्यूटीफुल मेमोरीज थी उन्हें याद कर रहा था। कभी हंस रहा था तो कभी उसकी आईज में टीयर थे, कभी उसकी फेस पर वो सैडनेस थी तो कभी हैप्पीनेस, कभी पेन था तो कभी रिलीफ था। फाइनली रात के 10 बजे विंग अपने अपार्टमेंट में वापस आता है। ऑलरेडी उसने डिनर बाहर ही कर लिया था और नी मिंजू ने विंग के लिए जो सर्वेंट हायर करके रखे थे वो भी अपार्टमेंट से जा चुके थे। विंग अपार्टमेंट के डोर को ओपन करता है और अंदर जाके फिर से रेस्ट करने लगता है। दूसरे दिन विंग का फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाता है। वो करीबन 10 साढ़े 10 बजे उठता है, अपना ब्रेकफास्ट करता है और फिर से बाहर निकल जाता है। विंग आज शाम को थोड़ा दूर जाना चाहता था, इसीलिए वो जल्दी अपने फादर से मिलकर वापस आना चाहता था। वो जल्दी से करीबन 11 बजे ही वह मेंशन पहुंच जाता है और वी चांसे से मिलने के लिए बिना किसी और की तरफ देखे सीधा उनके बेडरूम की तरफ निकल जाता है। वो जैसे ही अपने मॉम डैड के बेडरूम की डोर को ओपन करता है वो देखता है कि उसकी मदर उसके फादर को स्पंज बाथ दे रही थी। विंग जाकर बेड पर बैठ जाता है और वो अपने फादर की तरफ देखने लगता है। विंग के फादर के फेस पर आज बहुत बड़ी स्माइल थी और वो विंग को अपने पास बुला रहे थे। विंग जाकर उनके पास बैठ जाता है। वी चांद से अपने ऑक्सीजन मास्क को निकाल देते हैं और वो आज विंग से बातें करने लगते हैं। विंग भी उनसे सॉफ्टली बातें कर रहा था, पर एक बार भी विंग ने अपने फादर को फादर कहकर नहीं बुलाया था। इनफैक्ट विंग उन्हें बुला ही नहीं रहा था। विंग बस कैजुअली उनसे बातें कर रहा था, पर वी चांद से जो एक होशियार पर्सन थे वो जान चुके थे कि विंग सिर्फ यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए आ रहा है। विंग की ये दिल से इच्छा नहीं है कि वो यहाँ आकर अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड करे, पर वी चांद से इस बात पर भी खुश थे क्योंकि उन्होंने पिछले 2 साल से अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी थी और आज अगर विंग फॉर्मेलिटी करने के लिए ही सही पर उनके पास आ रहा है तो वो खुश हैं। यही बात सोचते हुए वी चांद से विंग से बातें कर रहे थे। विंग करीबन 2 घंटे अपने फादर से बातें करता है और वो जाने के लिए अपने फादर से इजाज़त लेता है। विंग की तरफ वी चांद से देखते हैं और उसे कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो। विंग अपने फादर की तरफ देखते हुए कहता है मुझे कुछ काम है। वी चांद से विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं वापस कब आओगे। विंग एक डीप ब्रीथ लेता है और अपने फादर को बताता है कि वो सीधा कल आएगा। ये सुनकर वी चांद से कंफ्यूज हो जाते हैं और विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कल क्यों, तुम तो थोड़ी देर बाद आ जाओगे ना, हम साथ में लंच करेंगे। ये सुनते ही विंग अपने फादर की तरफ देखता है और कोल्डली स्ट्रेट फॉरवर्डली बता देता है कि वो मेंशन में नहीं रह रहा है, वो अपने अल्फा के हाउस में रह रहा है। ये सुनकर वे चांद से अपसेट हो जाते हैं और वो विंग को मेंशन में रहने के लिए इंसिस्ट करने लगते हैं। विंग जो ऑब्वियसली ये बिल्कुल नहीं चाहता था वो सीधा अपने फादर को मना कर देता है। वी चांद से ना चाहते हुए भी विंग के जिद के आगे हार जाते हैं, लेकिन वो शाम को विंग को डिनर पर इनवाइट करते हैं। विंग जो ऑलरेडी अपनी फादर की एक बात को मना कर चुका था वो दूसरी बात को मान जाता है और डिनर के लिए आने का प्रॉमिस करके वहाँ से निकल जाता है। सो इनफ फॉर टुडे, लेट्स टेक अ ब्रेक, नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, लाइक, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this FF. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.